हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 14 फरवरी। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहला है जीआई टैग को लेकर। तो जीआई टैग के संबंध में एचएस कोड अभी चर्चा में चल रहा है, तो इसके संबंध में हमने आर्टिकल एक डिस्कस किया था। तो एचएस कोड क्या होता है, तो ऐसे समझो कि अगर एक डब्बे में चाय की पत्ती रखी है, दूसरे डब्बे में स्मार्टफोन रखा है। अब कैसे पता चलेगा डिब्बे के अंदर कि क्या चीज़ है, तो इसी में मदद करता है क्या, एचएस कोड। तो एचएस कोड क्या करता है, इंटरनेशनल जब व्यापार होता है, एक देश से दूसरे देश में जाएगा व्यापार, तो क्या होगा, अब अंदर क्या है, तो हर चीज़ की जांच कैसे होगी, तो उसी के लिए काम करता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड, तो एचएस कोड। अब हुआ क्या है, सरकार ने इस बार के बजट में कस्टम टैरिफ एक्ट हुआ करते हैं 1975 के एक्ट, तो उस कस्टम टैरिफ एक्ट में संशोधन किया है और ये कहा है कि जिन्हें जीआई टैग प्राप्त जो चावल हैं भारत के, उन्हें हार्मोनाइज सिस्टम कोड मिल सकेगा। इससे क्या होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, वो हार्मोनाइज्ड सिस्टम को बनाता है। अब इससे ये होगा कि भारत के जितने चावल हैं, भारत में कई प्रकार के चावल पाए जाते हैं, इन चावल को जब कहीं भेजा जाएगा, और ये कौन से चावल होंगे, जीआई टैग वाले, तो इन्हें निर्यात के संबंध में अनुमति मिल जाती है आसानी से। तो ये वाली चीज़ है अभी। उसके बाद देखें कि एचएस कोड और जीआई टैग के वाले चावल के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे। तो बदलाव क्या आएंगे, जैसे ये है उबले चावल के लिए अभी का जो एचएस कोड है वो ये है 1006 और ये करके। वैसे ये कि जो सफ़ेद चावल है उनका एचएस कोड है। अब इससे मेन चीज़ होगी, निर्यात में बिना किसी बाधा के जा सकता है सामान, की एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अब पता है कौन सा चावल है, कौन सी ब्रांड है, कौन सा एरिया से आया है, क्योंकि जीआई टैग है ना, तो एरिया भी डिसाइड होता है उसमें। अगला है एचएस कोड के बारे में। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड होता है, वैश्विक स्तर पर है, ऐसा नहीं है केवल इंडिया का ही है, किसका है, विश्व के स्तर पर है। डब्ल्यूसीओ वर्ल्ड कस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये विकसित किया जाता है। इसमें अंक कितने होते हैं, तो अगर अंक पूछ ले तो 6 अंक होते हैं। अब 6 को भी वैसे दो दो करके डिवाइड किया जाता है, जो जैसे 2 मान लो जिले का है और दूसरा 2 मान लो एक फसल का है, ये सारे करके। पर ये जो मेन है, इतना याद रख सकते हैं कि एचएस कोड में 6 अंक होते हैं, और 6 अंक व्यापारिक आंकड़ों में मदद करते हैं जो व्यापार करने में। एचएस कोड कब बनता है, कितने सालों के लिए रहता है, तो याद रखना है 5 सालों के बाद अपडेट किया जाएगा। मतलब इस बार जिन चावलों को मिल जाएगा, अगली बार 5 साल के बाद अपडेट किया जाएगा। तो अब 6 तो कोड होते हैं वैश्विक स्तर पर, 2 अतिरिक्त कोड राष्ट्रीय स्तर पर जोड़े जाते हैं। मतलब इंटरनेशनल स्तर पर 6 कोड होंगे, प्लस 2 होंगे भारत के अलग से कोड होंगे। जैसे फ़ोन नंबर में लगा देते 91, ऐसे करके भारत के लिए 2 अलग से कोड होंगे और हर देश के लिए 2 अलग से होते हैं। तो 6 नॉर्मली होंगे और 2 उस देश के होंगे। अब जीआई टैग जो मिले हुए अभी प्रमुख चावल हैं भारत के, उन चावलों को देखेंगे, क्योंकि ये एचएस कोड इन्हें मिलेगा। तो एक है भद्रा चिन्नूर करके, ये अभी मिला है 2 सालों के अंतर्गत, ये सब चावल हैं। तो भद्रा चिन्नूर है, मुस्क बुज है, मरचा चावल है, खौतई है, उत्तराखंड का लाल चावल है। तो ये है, जैसे काला नमक चावल अपने यहाँ का है काला नमक, वैसे ही लाल आ जाएगा तो उत्तराखंड का उत्तराखंड का हुआ। कालो नुनिया करके है एक, और उसके बाद है कोरापुट काला जीरा। तो कोरापुट काला जीरा, ये सारे अभी के जीआई टैग हैं। पर जो लास्ट मिला है अभी 24-25 में, उसका नाम है, वो अंडमान निकोबार का है, कारेन मुसले। तो कारेन मुसले, तो मुश्किल से करेंगे इसे, तो ऐसे याद कर लेना, मुश्किल से मुसले करके। तो अंडमान निकोबार में, तो ये अब इन्हें क्या हो जाएगा, ये सारे जीआई टैग हैं, इन्हें क्या मिल जाएगा, अब एचएस कोड मिल जाएगा। तो जैसे ही ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, कहीं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, तो पहचान कैटेगरी के वाइज तुरंत हो सकती है इनकी। तो ये है। अब उस संगठन का देखें, जिस संगठन ने ये एचएस कोड निर्मित किया है, तो उसका नाम है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अब कस्टम मतलब विश्व सीमा शुल्क संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पहले ये सीसीसी हुआ करता था, मतलब कस्टम काउंसिल कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल हुआ करता था 1952 में। पर 1994 में क्या बन गया, ये WCO 1995 के बाद। जैसे WTO बना इसी टाइम, तो 1994 में क्या बना, ये WCO बना कस्टम। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेल्जियम के ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय। भारत क्या सदस्य है इसका, बिल्कुल है। हम अपने अगर एचएस कोड को लागू कर रहे हैं तो हम सदस्य होंगे ही होंगे। तो ये है, उससे संबंधित ये क्या है, प्रश्न ये आपको अटेम्प्ट करना है। अगला देखते हैं नारी अदालत के बारे में, नारी अदालत कार्यक्रम के विस्तार के बारे में। तो सरकार ने कहा है कि वो क्या करेगी, नारी अदालत के कार्यक्रम का विस्तार करेगी। अब इसे कैसे समझते हैं कि सोचो क्या हो अगर कि एक अदालत हो पर वकील ना हो, वहाँ पे एक अदालत हो, वकील ना हो, जज ना हो, और इंसाफ में ही मिल जाए।
तो एक वकील भी नहीं, जज भी नहीं, इंसाफ भी मिल जाए, साथ में लंबी सुनवाई भी नहीं हो, महिलाओं के लिए जो जरूरी न्याय है वो भी मिल जाए। तो यही काम करते हैं कौन? नारी अदालत। तो ये ग्राम पंचायत स्तर पर होते हैं। तो स्तर अगर पूछ लेगा जिला स्तर पर किस स्तर पर, तो ये ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे। और महिलाओं के लिए वैकल्पिक शिकायत समाधान ये तंत्र विकसित करते हैं। ऐसे छोटे विवाद होंगे उन्हें मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से जो है वो सुलझाया जाएगा। तो इसे कहते हैं लोकल सॉल्यूशन, लोकल जस्टिस। तो लोकल सॉल्यूशन और लोकल जस्टिस इसका मतलब शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो इसे तो बिना कोर्ट कचहरी के महिलाओं को न्याय देने के लिए ये रखा गया है। अब इस अदालत की पहले देखें तो ये अदालत छोटे मामले देखता है, ये मध्यस्थ कराएगा और महिलाएं इससे क्या होंगी? सशक्त होंगी। अब इसकी संरचना क्या होगी? तो अभी हमने देखा जो कंफ्यूज करेगा पेपर में वो होगा जिला, मंडल, ऐसे स्तर पे देगा कुछ। ये है गांव स्तर पर। गांव के जैसे 5 लोग होते हैं प्रधान में, वैसे ये इसमें कितने होंगे? 7 से 9 सदस्य हो सकते हैं। तो प्रत्येक गाँव के 7 से 9 सदस्य होंगे। उसमें से 50% जो सदस्य होंगे वो ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे। जो चुने जाते हैं पंचायत वाले सदस्य उनमें से 50% होंगे। और इसमें मेल और फीमेल दोनों हो ही सकते हैं। उसके बाद शेष जो 50% बचेंगे उसमें केवल और केवल महिलाएं होंगी। और उन महिलाओं में भी वो महिलाएं जो क्या हैं, जो सम्मानजनक जिनका स्थान होता है, जैसे वो टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो 50% वो महिलाएं होंगी जो सम्मानजनक स्थान पर हैं। और इन महिलाओं का चयन जो होगा ग्रामवासी, जो गाँव के लोग होते हैं उन्हीं इन महिलाओं का चयन करेंगे। तो उसके बाद ये अदालत काम करती है। अब ये कार्यक्रम पहले से चल रहा है, मतलब पायलट परियोजना के रूप में। पायलट परियोजना क्या होती है? ट्रायल के रूप में देखते हैं करके पहले कि ये सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं। तो 2023 में असम में और फिर जम्मू कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में शुरू किया गया था। अच्छा हुआ। तो विस्तार की बात कही जा रही है। संस्थाएं कौन सी हैं जो इसे चलाएंगी? पंचायती राज मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, और जो अपना इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय माइटी वो इसे चला रहा है। तो पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास, ये तो दोनों सेम से ही हो ही गए हैं। और माइटी जो है, क्योंकि आज सूचना आएगी ना, इनमें भी क्या हुआ है निर्णय, तो सूचना वाला है। मिशन शक्ति, नारी अदालत का संबंध। अब एक नारी अदालत देखते हैं और एक मिशन शक्ति चलता है। तो एक मिशन शक्ति पहले से कार्यक्रम चल रहा था महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। और इसका एक उप योजना है, मतलब मिशन शक्ति के अंतर्गत एक योजना है संभल योजना। और संभल योजना का हिस्सा ही है नारी अदालत। तो सबसे क्या मुंह पर समझ में आया? मिशन शक्ति है। तो मिशन शक्ति के अंदर क्या है? एक योजना चल रही है, उस योजना का नाम है संभल योजना। और उस संभल योजना के अंतर्गत नारी अदालत को स्टार्ट किया गया है। तो ये देखा हमने। और इसके संबंध में ये है MCQ, तो ये अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगला है संत गुरु रविदास जयंती। गुरु रविदास की जयंती मनाई गई है, जो समानता और सामाजिक न्याय के प्रतीक हुआ करते थे। तो ऐसे समय के बारे में सोचो जब एक मोची का बेटा राजा महाराजाओं से बड़ा विचारक बन गया था। तो ऐसे ही थे कौन? संत रविदास। तो मोची के लड़के थे, पर एक क्या बन गए थे? एक राजा महाराजा से बड़े विचारक बन गए थे ये। अब क्यों? क्योंकि इनकी जो बाणी थी उसमें क्या था? समाज में भेदभाव को इन्होंने क्या दी? चुनौती दी। और भक्ति आंदोलन से ये जुड़ गए थे। तो द्रौपदी मुर्मू जी अपनी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कल क्या हुआ कि अभी शुभकामनाएं दी हैं, इस वजह से ही अभी चर्चा में चल रहे हैं। संत रविदास के बारे में देखें परिचय, तो 15वीं 16वीं सेंचुरी में ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हुआ करते थे। संदेश क्या देंगे? भक्ति का संदेश देंगे ही, चूंकि भक्ति आंदोलन से थे। और एकता और मानव सेवा पर ये बल देंगे। गुरु कौन थे? रामानंद इनके गुरु थे। जो कबीर के गुरु थे वही इनके गुरु थे। तो ये लोग कबीर और दोनों लोगों के गुरु कौन थे? संत रामानंद। तो रामानंद ही क्या कर रहा था? भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया था रामानंद ने उत्तर भारत में। तो ये, और इनके द्वारा जो संस्था, मतलब इनका जो धर्म है वो रविदासी धर्म कहलाता है। तो है तो हिंदू धर्म के ही अंतर्गत, पर ऐसा समझ लेते हैं पंथ टाइप का है, तो रविदासिया है। तो जगत गुरु इनके रामानंद के ये शिष्य हुआ करते थे। अब गुरु रविदास का आध्यात्मिक दृष्टि क्या हुआ करती थी? अब भक्ति संत ज़्यादातर क्या होंगे? निर्गुण भक्ति पर बात कर रहे होंगे। तो मूर्ति पूजा से दूर रहकर निराकार का ये समर्थन करते हैं। उसके बाद आध्यात्मिकता को साकार रूप से अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट समझ के प्रस्तुत करते हैं। मतलब आध्यात्मिकता को ये कहते हैं, आध्यात्मिकता में क्या होना चाहिए? अमूर्तता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा और ये सब चीज़। सहज का दर्शन कराते, मतलब सब चीज़ों को सहज बताते हैं कि अनेक का एक से मिलन है। मतलब जो अध्यात्म है वो क्या है? अनेक का एक से मिलन। एक मतलब क्या है? ईश्वर, और ये अनेक तो है ही है। सत्य और दिव्यता में गहरी, मतलब सत्य की तो बात कर रहेंगे ही सब लोग, तो इस पे बात करते हैं।
इनके योगदान क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक का है, उस गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके पदों का उल्लेख मिलता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है, अगर पूछा जाए रविदास का मिलता है तो उनकी कविताएं वगैरह मिलती हैं, उनके पद। उसके बाद एक पंचवाड़ी परंपरा आई है, किसकी है, हिंदू धर्म की है परंपरा, पंचवाड़ी ग्रंथ। तो पंचवाड़ी जो परंपरा है ये दादू पंथ की है, दादू पंथ जो परंपरा है उन्हीं का ये है पंचवाड़ी ग्रंथ है। तो दादू पंथ, इनकी कविताओं, इस पंचवाड़ी में भी क्या मिलता है, इनकी कविताएं मिलती हैं। तो पंचवाड़ी तो हिंदू वाला है। उसके बाद है संत कबीर के, ये समकालीन थे, दोनों लोगों ने एक ही बात कही है, वननेस, एकता की बात कही है, मतलब एक ही है ईश्वर। तो ये, और सगुण भक्ति को बस इनके में और कबीर में एक अंतर है, कबीरदास जी बिल्कुल निर्गुण कहते हैं, पर ये कहते हैं अद्वैत तो है, मतलब ईश्वर और जो आत्मा है उनमें अंतर नहीं है, लेकिन सगुण को भी ये जोड़ देते हैं। तो ये कबीर से थोड़ा अलग है, ये कह देते हैं कि है तो वो निर्गुण, पर क्या है, थोड़ा अद्वैत में मान सकते हैं। तो ब्रह्मा को केवल निराकार नहीं बल्कि साकार में भी इन्होंने स्वीकार किया है। तो दोनों। अब मीराबाई और रविदास का क्या है कनेक्शन, तो मीराबाई के गुरु हुआ करते थे रविदास, मतलब गुरु इन्होंने मान लिया था मीराबाई ने, क्योंकि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का जो मंदिर है उसी के पास एक जगह है, वहाँ पे गुरु रविदास के पद चिन्ह भी अंकित करवाए गए थे। तो ये वाली चीज़ है। अब सामाजिक सुधार, तो अब चूंकि खुद ये छोटी कम्युनिटी से थे, तो जाति पात छुआछूत सबका विरोध करेंगे, लैंगिक समानता पे बात करेंगे और जाति व्यवस्था को चुनौती देंगे। तो ये इनके बारे में था विशेष। तो ये है इन संत रविदास जी के बारे में क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। अगला है भारत की पहली स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा उपकरण प्रणाली, जिसका नाम क्या है, सृजनम। तो सृजनम का शुभारंभ हुआ है। तो जो एम्स नई दिल्ली है, इससे संबंध हमने आर्टिकल एक चर्चा की थी। तो सृजनम जो है वो एम्स नई दिल्ली का एक पहला, चूंकि भारत का पहला है तो चर्चा में चले गई, भारत का पहला स्वदेशी संचालित जैविक चिकित्सा अपशिष्ट है, उसका नाम क्या दे दिया है, सृजनम है। तो ऐसा सोचो कि एम्स में दिन में कई लोग, मतलब इतने सारे लोगों का इलाज होता है, तो कई सारे केमिकल बेस्ड इंजेक्शन, ऐसी मतलब मेडिकल के बहुत सारे अपशिष्ट निकलेंगे। अब उन अपशिष्ट का अगर उपचार न किया जाए तो अपशिष्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनका उपचार करना ही सृजनम तकनीक का काम है। तो उपचार किया जाता है इसमें। तो सृजनम में क्या होता है कि यह स्वदेशी एक तकनीक है जिसमें बिना दहन का मतलब जैसे नॉर्मल हम आग लगाते वो वाला नहीं है, बिना दहन के इंक्रीनेशन फ्री के रोगजनक पहले क्या करेंगे, जीवाणुओं को मार दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि वो खराब नहीं होगा, मतलब कचरा है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। एम्स में किया गया है इसका, और मतलब एम्स ने इसकी स्थापना की गई है, बनाया किसने, तिरुवनंतपुरम का CSIR जो संस्था है उसने इसका बनाया है। अब यहाँ पे नॉन इंसिनरेशन तकनीक एक होती है जिसमें क्या किया जाता है, मतलब कई तरीके से काम करेगा। तो नॉन इंसिनरेशन एक तकनीक होती है जिसमें कचरे को कीटाणु रहित किया जाता है, रोगजनकों को निष्क्रिय करके। तो ये है। अब यहाँ बार बार एक टर्म आ रही है इंक्रिनेशन, तो उसे देखते पहले तो यही है, इसकी विशेषताएं क्या है, बिना दहन के तकनीक और गंध, जैसे ऐसे अभी क्या होता है कि कूड़ा लिया जला दिया और हो गया। उसके बाद गंध नियंत्रण क्षमता इसकी कितनी है, 400 किलोग्राम है, सुरक्षित भी है और ये अल्टरनेटिव भी है, मतलब एक विकल्प के रूप में। अब बार बार एक टर्म आई है वो है इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन जो है वो टर्म ये क्या होती है, जैसे हानिकारक सामग्री होती है उन्हें इतने उच्च टेम्परेचर पर जलाओ कि प्रदूषण बचे ही ना, तो यही होती है इंसिनरेशन तकनीक। यही काम करता है नॉर्मली कि क्या होता है कि दक्ष कर दिया जाता है। अब इसे क्या है, अब ये वाली जो है इंसिनरेशन फ्री है जो अभी सृजनम हमने देखा, तो ये बेस्ड टू एनर्जी इसमें इसे कहते हैं इंसिनरेशन को, क्योंकि जला दो उसके बाद गैस निकलेगी तो गैस हो जाएगी, एनर्जी के फॉर्म में ऊर्जा उत्पादन हो जाएगा इससे। तो ये है, और इससे ऊर्जा जो निकलेगी उससे बिजली उत्पादित कर लो, तो ये इंसिनरेशन आ सकता है। इसी से संबंधित क्या है ये प्रश्न है। उसके बाद है दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगाने की सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। जैसे अभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति 2 साल से ज़्यादा सज़ा अगर प्राप्त होती है तो वो अगले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। पर ये कहा है, मतलब अभी दायर याचिका की गई है जिसमें कहा गया है कि आजीवन रोक लगा दिया जाए। तो इस वजह से ये भी चर्चा में चल रहा है। तो चुनाव लड़ने के लिए जो कानूनी प्रावधान है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत होते हैं। तो ये याद रखना है कि कभी चुनाव के मुद्दा आएंगे तो यही हमेशा अधिनियम काम आता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसकी धारा 8 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक साल की सजा होती है तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा चुनाव के बारे में, मतलब चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये याद रखना है एक तो, जैसे लालू प्रसाद यादव के संबंध में ये है।
उसके बाद है अयोग्यता सजा के तिथि प्रभावी होगी मतलब जब डेट जो लागू होगी वो कब से होगी, सजा की तिथि से, और रिहाई के 6 वर्ष बाद तक जारी रहेगी। मतलब जब रिहाई हो जाएगी उसके 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है व्यक्ति। जेल में है तब तक की बात नहीं है, तो वो 2-3 साल जेल में काट ही रहेगा। जेल से निकलने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। पर ये कब होगा अयोग्यता, केवल कन्विक्शन होना चाहिए, मतलब दोष सिद्ध होना चाहिए, सजा सुनाई जा चुकी हो तब अयोग्य माना जाएगा। ऐसा नहीं केवल आरोप लगा दिया कि ऐसा है और सिद्ध नहीं हुआ है तब अयोग्य माना जाएगा, तब अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और हाई कोर्ट ने भी कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा था कि अगर अपील भी अभी चल रही है, मतलब दोषी करार दे दिया पर उसकी अपील अभी कोर्ट में डली है, तब भी अयोग्य नहीं माना जाएगा, जब तक पूर्णतः उसे अयोग्य नहीं ठहराया दिया जाएगा। हालांकि अयोग्यता के जो अपवाद है, जो चुनाव आयोग है उसके पास अयोग्यता का हटाने और अवधि घटाने का विवेकाधिकार है। मतलब जो चुनाव आयोग है वो कम ज़्यादा कर सकता है 6 साल का, और ये सब दी चीज़ें। तो ये है। तो अब ये राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले भी केस आ चुके हैं। तो एक बार क्या हुआ था, 2002 से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सभी उम्मीदवारों को अपराधी रिकॉर्ड है वो खुलासा करना पड़ेगा। मतलब कौन सा नेता ऐसा है जिसके पास कितने अपराध किए हैं, कितने केस चल रहे हैं, वो सब खुलासा करना अनिवार्य होता है। ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002 के नाम से जाने जाते हैं। वैसे ही लिली थॉमस केस आया था 2013 में। इसमें यह कह दिया था कि दोष सिद्ध होते ही सजा समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन दोष सिद्ध के बाद अगर अपील चल रही है तो ये नहीं माना जाएगा। तो असंवैधानिक करार दे दिया गया था। मतलब अगर दोष सिद्ध के बाद भी अनुमति देता है कि वे अपील दायर कर सकते और अपील कर रहे हैं, तब भी वो दोषी नहीं माना जाएगा। दोष सिद्ध कब माना जाएगा, जब हो जाएगा पूरी तरीके से अपील के बाद, और उसके बाद सदस्यता समाप्त मान ली जाएगी। तो ये देखा। अब 2 टर्म यहाँ पे देखना है हमें, एक है मतदान का अधिकार, एक है चुनाव लड़ने का अधिकार। अब मतदान का अधिकार डायरेक्टली तो हम 326 आर्टिकल से जोड़ते ही हैं, क्योंकि उसमें यह है कि सभी सूची जो होगी वोटर लिस्ट वगैरह, पर डायरेक्ट वोट का देने का अधिकार संविधान में उल्लिखित नहीं है। और ये यूपीएससी का कोई प्रश्न आया हुआ है, तब ये विवाद भी हुआ था कि है कि नहीं है। तो लास्ट में ये माना गया था कि वैधानिक अधिकार है, यूपीएससी ने माना था संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो ये संविधान में डायरेक्टली नहीं है, तो एक ऐसा है वैधानिक, मतलब विधि के द्वारा है। अब विधि के द्वारा है तो संसद इस पर नियंत्रण लगा सकती है। तो ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल है। एक धारा है 52 का 5 जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जो अभी हमने देखा था जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसके तहत कहा गया है कि जेल में अगर बंद कहती है तो उसे मतदान का अधिकार नहीं है, मतलब वो वोट नहीं दे सकता। लेकिन अगर निवारक निरोध में व्यक्ति बंद है, तो अभी अपराधी थोड़ी ना निवारक निरोध वाला, तो वो वोट दे सकता है। अब होता है चुनाव लड़ने का अधिकार, तो संवैधानिक नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार भी संवैधानिक नहीं है कि संविधान में उल्लेखित, तो ये भी वैधानिक अधिकार है और संसद उस पर नियंत्रण लगा सकती है और लगाया भी है। जैसे कि 2 साल से अधिक चुनाव मतलब सजा होती है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर संवैधानिक होता तो ऐसा प्रावधान ही ना होता, क्योंकि फिर तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होता। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद है जमानत पर छूटे व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जमानत पर छूटे, अभी छूटा नहीं है वो व्यक्ति, दोष रहित नहीं हुआ है। अगला ये इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है, तो सोचो कि ये एक भविष्य, ये क्या है, ऊर्जा भविष्य का एक ग्लोबल थिंक टैंक है, ऐसे समझ सकते हैं। ग्लोबल थिंक टैंक है, कौन सा, ऊर्जा भविष्य का। तो ग्लोबल थिंक टैंक है ऊर्जा भविष्य का, ऐसे समझो इसे। ये तय करेगा, क्या तय करेगा कि दुनिया में ऊर्जा संकट हो, क्लाइमेट चेंज हो या टेक्नोलॉजी हो, इन सब मुद्दों पर कैसे देश आगे बढ़ रहा है। कौन सा, क्लाइमेट चेंज, ऊर्जा संकट और टेक्नोलॉजी पे कैसे देश आगे बढ़ रहा है, और ये इसकी रिपोर्ट बनाता है। और रिपोर्ट में बताता है कि किसी देश में उसकी गैस मतलब गैस का रिजर्व कैसा चल रहा है, कोयले का कैसा यूज़ कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सारे कौन कार्य करता है, IEA। अब अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसने इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट निकाली है। इंडिया गैस के संबंध में आउटलुक टू 2030, तो 2030 का अनुमान लगाया कि ये हो सकता है ये चीज़ें। तो IEA ने इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट निकाला है और इसका नाम है आउटलुक टू 2030। तो ये इसने निकाला, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, मुख्य बिंदु हैं, तो उन्हें थोड़ा देखते हैं। जैसे कि ये कि 2030 तक भारत में गैस क्षेत्र है वो 6% से बढ़कर 15% हो जाएगा। मतलब जो भारत का लक्ष्य है 2030 तक अपने कुल ऊर्जा मिश्रण का, तो अपनी ऊर्जा का जो गैस होगी, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, वो 6% से हमें अपना बढ़ा के 15% कर देना नेचुरल गैस। तो खपत हमारी बढ़ जाएगी 2030 तक 60%। तो
तो गैस की जो खपत है अपने यहाँ बढ़ेगी 60%, क्योंकि आजकल गैस वाले इंजन और ये सारी चीज़ें भी चल रही, घरेलू खपत है ये वो वही है। ऐसे ही कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो अब आजकल एक तो ये हर घर में वो गैस के पाइपलाइन वगैरह है, तो उसी से ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो पाइपलाइनों के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी, तो ये सारी भी चीज़ें बढ़ेंगी। उसके बाद कहा गया है कि भारत में जो कुल गैस का उत्पादन होता है वो गैस का कुल उत्पादन का 25% तो केवल गोदावरी और कृष्णा से ही हो जाता है, इस वाले डेल्टा से। तो ये याद रखना, क्योंकि असम ऑप्शन देगा, राजस्थान ऑप्शन देगा, बम्बई हाई ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना हमें कि गंगा मतलब कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है डीप वाटर फील्ड्स, वहाँ से 25% का योगदान देता है। और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा LNG जो लिक्विड नेचुरल गैस है उसका आयातक है, और ये हमारा दोगुना हो जाएगा आयात 2030 तक। अभी है हम चौथे स्थान पे और दोगुना हो जाएगा हम 2030 तक। तो ये सब बताया गया, बाकी ये नॉर्मल है। उसके बाद गैस के लिए चुनौती क्या होती है भारत में समस्या, एक वो मूल्य निर्धारण की होती है, अलग अलग कंपनियां काम कर रही होती, तो ये सब चीज़ें सरकारी कंपनियों का ज़्यादा वर्चस्व है, तो सरकारी कंपनियों के हित और वो टकराते हैं। गैस की कमी भारत में नॉर्मल है कि एक तो अंडरग्राउंड स्टोरेज का अभाव है, तो स्टोरेज के अभाव से क्या समस्या होती है, लगातार हमें आयात करना पड़ता है। अगर कभी स्थिति खराब होती है, संकट आता है, तो गैस आपूर्ति हो जाएगी, और गैस आपूर्ति होते ही क्या हो जाएगा, आयात निर्यात इन सब पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये अब सिफारिश क्या कर सकते हैं, मतलब इन्होंने दी है ये ने कि पूर्व निर्धारण कर दो, मतलब मूल्य पहले से ही निर्धारित कर दो, उसमें सुधार कर दिया जाए। और यही चीज़ सिफारिश करी थी किरीट पारेख समिति 2022 में, किरीट पारेख समिति आई थी, उसने भी ये कहा था। ऐसे ही निष्पक्ष गैस वितरण प्रणाली बनाओ, मतलब सभी कंपनियों के लिए जो गैस के वितरण की हो, ऐसा नहीं सरकारी है, सबके लिए निष्पक्ष होना चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मक गैस बाजार हो, मतलब ओपन होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर, यही सारी चीज़ें। उसके सबसे मेन है कि गैस का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना दिया जाए। अब ये क्या एक नई टर्म आ गई है, सामरिक गैस क्षेत्र, जैसे सामरिक क्षेत्र भी हम कहते हैं जब IR वगैरह पढ़ते हैं, तो सामरिक गैस क्षेत्र का क्या मतलब हुआ, स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व। तो इसका मतलब ऐसे सोचो कि अगर सोचो कि अचानक से देश में क्या हो, अचानक से भारत में गैस समाप्त हो जाए। अब गैस समाप्त होगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, गाड़ियां बंद हो जाएंगी, गाड़ियां बंद हो जाएंगी, किसान का चूल्हा भी बंद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी अगर गैस खत्म होती है। तो क्यों ना हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना लें, जिसमें आपातकालीन स्थिति अगर रहती है 2-4-6 महीने, तब तक हम गैस को बना के रखें, नहीं आयात हो पा रहा है कोई बात नहीं, तब तक काम चल जाएगा। तो इसके लिए भी ये पाइपलाइन नेटवर्क बना देना है, तो ये बताया गया है। इसके संबंध में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। उसके बाद है जो सनमे वाला केस अभी चल रहा है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की कथित अश्लीलता टिप्पणी पर पुलिस की जांच चल रही है, तो उसी के संबंध में ये आर्टिकल है। कुछ मतलब प्रावधान है कि ऐसे ऑब्सेशनरी क्या होता है, तो ये क्या होता है, अश्लीलता की अभद्र, आपत्तिजनक और अशिष्ट अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। अभद्र हो सकता है, आपत्तिजनक और अशिष्ट अभिव्यक्ति के रूप में। इनमें कार्य भी कोई व्यक्ति के कृत्य ऐसे हो सकते हैं, चित्रों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, जो कुछ भी होगा सारी इस परिभाषा में आता है, जो ऑप्शनिटी है। तो ये देखा हमने। उसके बाद है इनमें क्या होता है, संदर्भ और सामाजिक मानकों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। तो इसका संदर्भ क्या है कि हमेशा संदर्भ ऐसा नहीं होता सेम मान लिया जाएगा कि किसी ने कोई शब्द बोला तो सेम, ये अलग अलग आधार पर अलग अलग हो सकता है। तो ये है इसमें। अब अश्लीलता बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 19 तो डायरेक्टली यही कहता है, 19 के 1 का ए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन 19 का 2 ये कहता है कि सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के आधार पर एक ब्लाइंड ड्रॉ की जा सकती है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं बात करनी है, इससे ज़्यादा नहीं मुंह खोलना है। तो 1900 आर्टिकल 19 का 2 ये कहता है। उसके बाद है जो नया अपना भारतीय न्याय संहिता 2023 आई थी, उसकी धारा 294 और 296, भारतीय न्याय संहिता की धारा 294-96 भी इस जो अश्लीलता वाले कृत्य उन्हें क्या है, अपराध दंडनीय बनाता है। उसी संबंध में ये है कि अविक शर्मा बनाम पश्चिम बंगाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अश्लीलता की धारणा सेम नहीं हो सकती है, समुदाय के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे मुस्लिम के समुदाय के लिए अलग हो सकती है, हिंदू समुदाय के लिए अलग, या किसी समुदाय के बाद जाति के लिए अलग हो सकती है, तो विभिन्न समुदाय के लिए अलग अलग हो सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो अवधारणा सबके लिए तो सेम नहीं होती। अब विदेशों में कुछ अवधारणा है, हमारे यहाँ कुछ है। अब अश्लीलता से संबंधित कानूनी प्रावधान क्या है, तो एक कानूनी प्रावधान 86 का, एक 56 का, दोनों ध्यान देने। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, तो ये कहता है महिलाओं के साथ अशिष्ट, अनुचित, आपत्तिजनक चित्रण कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो ये गैर कानूनी घोषित किया जाता है। वैसे ये अल्पवय व्यक्ति मतलब अल्पवयस्क लोगों के मन को दूषित करने वाला कोई प्रकाशन है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इस 1956 के अधिनियम के तहत अपराधी मतलब प्रतिबंध लगाया जाएगा।
अब उसके बाद है इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी आ चुके हैं, तो उन्हें देखते हैं। जैसे एक खुशबू बनाम कन्नियम मल्लम एक केस था, कन्नियम मल्लम खुशबू बनाम, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नैतिक मानकों के बीच संतुलन बनाए रखना है। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ठीक है, पर लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि नैतिकता पे समस्या ना आए, ये कहा था। पर 8 के केस में जो इससे पहले हुआ था मकबूल फिदा हुसैन केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नग्नता मात्र को अश्लीलता नहीं माना जा सकता, बल्कि इसके संदर्भ को देखना चाहिए। संदर्भ का मतलब क्या है कि उससे कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या समाज पे ऐसी चीज़ों से, तो केवल इस चीज़ से अश्लीलता नहीं माना चाहिए नग्नता मात्र से। तो ये वाली एक समस्या है। अब मुख्य नैतिक और कानूनी सिफारिशें क्या हम दे सकते हैं, जैसे कि इसकी एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। एक उसके बाद है समुदाय का मानक होने चाहिए ना, कम्युनिटी मतलब हमारे समाज का एक मानक हो भाई, इससे ज़्यादा नहीं। तो समाज में मूल्य के नैतिक मानक प्लेटफॉर्म वगैरह हैं जैसे सोशल मीडिया, उन पर एक भाई स्पष्ट गाइडलाइन हो कि इन्हें देखना है ऐसे मामलों को। ये एक अगली टर्म है हार्म प्रिंसिपल ये कहता है केवल भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आधार पर हम किसी कंटेंट को नहीं रोक सकते हैं, तो ये चीज़ याद रखना है। तो भावनाओं के आधार, अब ये है क्या हार्म प्रिंसिपल, ऐसे सोचो। हार्म प्रिंसिपल आया था जॉन स्टुअर्ट मिल थे, जो एक जॉन स्टुअर्ट मिल उनकी अवधारणा पर आधारित है, जो जॉन स्टुअर्ट मिल की अवधारणा पर। ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखो भाई कि नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जब तक कोई किसी समाज को, तब तक उस पर रोक नहीं लगाया जाएगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आज़ादी वहीं तक है जहाँ दूसरे की नाक शुरू ना हो। अगर कोई भी काम कर रहे हो, अगर दूसरे को पीड़ा नहीं हो रही है, समाज में कोई दिक्कत, तब तक हार्म नहीं होगा। तो हार्म प्रिंसिपल स्टुअर्ट मिल का ये कहता है। अब इसके संबंध में ये क्वेश्चन है, अगला है पाम ऑयल के बारे में। तो एक बार सोचो कि अगर टूथपेस्ट, चॉकलेट, साबुन, सब बायोडीजल सब एक ही चीज़ हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। पाम ऑयल यही करता है। पाम ऑयल क्या करता है, चॉकलेट हो, टूथपेस्ट हो, साबुन हो, यहाँ तक कि बायोडीजल में भी ये यूज़ होता है। तो दुनिया में अब पाम ऑयल की मांग होगी कि नहीं? बिल्कुल है। पर भारत में तो बहुत होती थी, क्योंकि पाम ऑयल का सबसे मेन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो खाद्य तेल के रूप में करते हैं। खाने में अच्छा है क्योंकि सस्ता भी है थोड़ा, तो ये है। अब पाम ऑयल 14 सालों में न्यूनतम स्तर पर, मतलब हम आयात न्यूनतम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न्यूनतम करेंगे ना तो पाम ऑयल की हिस्सेदारी पहली बार 30% से नीचे आई है खाद्य तेल के आयात में। मतलब जितना खाने वाला तेल विदेशों से आयात करते हैं उसमें 30% तो हम पाम ऑयल ही कर लेते थे, अब 30% से पहली बार कम आई है 14 सालों में, सबसे कम। क्यों? क्योंकि भारत सरकार पिछले 2-3 वर्षों से क्या कर रहा है, सोया, सरसों, इन सारे तेलों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है कि भारत में ही ज़्यादा करो ना। तो सोया तेल क्या है, ज़्यादा होने लगा भारत में, इस वजह से पाम ऑयल की ज़रूरत कम हो गई है, क्योंकि पाम ऑयल हम विदेशों से मंगाते हैं। अब पाम ऑयल अफ्रीकी ऑयल पाम ट्री से निकाला जाता है, तो अफ्रीकी ऑयल पाम ट्री है उससे निकाला जाता है। एक तो क्रूड वाला होता है जो फल के गूदे से निकलता है, और एक कर्नेल वाला ऑयल होता है जो बीज से निकाला जाता है। तो क्रूड वाला गूदे से, और पाम कर्नेल ऑयल जो होता है इसी का, पाम ऑयल का, वो बीज से निकाला जाता है। यूज़ का होगा, हर एक इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है ये। हम जो मंगाते हैं, या जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो इंडोनेशिया और मलेशिया में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। अफ्रीकी ट्री है पर उत्पादित कहाँ हो रहा है, इंडोनेशिया और मलेशिया में। पाम ऑयल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भारत में वैसे तो कम ही होता है, पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में ये ज़्यादा होता है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा आयातक है। क्यों है आयातक? हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी, खाद्य तेल की आवश्यकता होती है, और ये थोड़ा सस्ता भी होता है, तो इस वजह से। अब भारत में क्या है, 2021 में खाद्य तेल के लिए पाम ऑयल मिशन चलाया गया था, और घरेलू उत्पादन पर बढ़ावा दिया जा रहा है। आयात में गिरावट के कारण पता चली गई, सस्ता विकल्प है, मतलब भारत में ही मिलने लगे। कीमतों में अस्थिरता इसके रहती, कभी पाम ऑयल ऊपर कभी नीचे रेट, तो इस वजह से अब सोचा भारत में ही उत्पादित कर लेते। घरेलू उत्पादन बढ़ गया, पर्यावरणीय चिंताएँ भी होती, क्योंकि जहाँ पाम ऑयल होता है वहाँ पेड़ों की कटाई वगैरह की जाती है, तो ये भी समस्या है। अब अगला क्वेश्चन ये है, उसके बाद है जलवायु जोखिम सूचकांक। तो जलवायु जोखिम सूचकांक का मतलब क्या हुआ? सोचो कि अगर पता हो कि जो हम जलवायु है वो केवल अभी नहीं भविष्य में भी समस्या क्रिएट करेगा, तो भविष्य में भी समस्या क्रिएट करेगा, और जैसा पिछले कुछ वर्षों में हुआ है उसका डाटा भी मिल जाए, तो यही काम करता है जलवायु जोखिम ये सूचकांक। तो जलवायु जोखिम सूचकांक क्या करता है, पहले के जो आंकड़े होते हैं कौन से देश में क्या चल रहा है वो सब बताता है। जैसे कि 1993 से 2022 30 साल हो गए लगभग, इसमें 6ठे स्थान पर रहा है भारत 6ठे स्थान पर रहा है प्रदर्शन में। क्यों? क्योंकि जलवायु जोखिम में सबसे प्रभावित भारत ही है। अब देखो उड़ीसा वाले एरिया में बाढ़, चक्रवात, ऊपर पूरे बेल्ट में हिमालय में स्खलन वगैरह होता ही रहता है, गुजरात वगैरह में, इधर तो हर एरिया में, और अभी केरल में ही देखा था भूस्खलन वाला। तो ऐसी समस्याएं, भारत 6ठे स्थान पर है जो जहाँ पे जोखिम ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ
400 से अधिक चरम मौसमी घटनाएं देखी गई हैं इन पिछले 300 सालों में। 80,000 तो लोगों की भी मृत्यु हुई है और अरबों डॉलर का खर्च हुआ है। जोखिम सूचकांक क्या देखता है? जैसे जल से होने वाले जो आपदाएं होती हैं, मौसम से होने वाले ऐसे चक्रवात, तूफान, जलवायु विज्ञान मतलब जलवायु से हीट वेव वाला होता है, सूखा, तो ये है। अब ये प्रकाशन कौन करता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का? जर्मन बॉच। तो जोखिम है, जोखिम को बॉच करना है तो जर्मन बॉच इसे निकालता है। अगला है मत्स्य सर्वेक्षण। तो इसमें ये बताया गया है कि भारत के अरब खाड़ी, अरब सागर में नए फिशिंग ग्राउंड खोज किया गया। फिशिंग ग्राउंड का मतलब क्या होता है? कोई एरिया एक देख लिया कि यहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा हैं प्राकृतिक रूप से, तो अब अगली बार से यहीं देखना है मारने के लिए। तो अब ये सर्वेक्षण जो करते हैं वो फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया करता है, भारतीय मत्स्य जो सर्वेक्षण है। अब इसकी स्थापना 1946 में डीप सी फिशिंग स्टेशन परियोजना के तहत हुई थी। तो कब? 1946 में। इम्पोर्टेंट क्या है? देश आज़ादी से पहले डीप सी फिशिंग स्टेशन ये स्टार्ट हो चुका था, पर मान्यता जो मिली थी इसे मंत्रालय के तहत संस्थान के रूप में 88 में मिली थी। क्या करता है? EEZ जो एरिया होता है वहाँ पे मत्स्य क्षेत्र, मतलब EEZ वाले में संसाधनों का सर्वेक्षण ये करता है। अब EEZ क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल नहीं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल वाला तो वो होता है SEC वाला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब इन जो होता है इकोनॉमी वाला, ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये होता है पर्यावरण वाला। तो पर्यावरण का क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे समझो जब EEZ आए तो दो बातें केवल याद रखनी है। पानी हमारा है, मतलब पानी, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि मछली हम आपकी हैं और पानी सबका है। तो मछली आपकी है और पानी सबका। इसका क्या मतलब हुआ कि EEZ ऐसा ही है। EEZ वो एरिया होता है जो अपनी तटरेखा से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल हो गया 370 किलोमीटर, क्योंकि 1.7 होता है एक नॉटिकल माइल में लगभग, तो 370 किलोमीटर तक ये एरिया मिलता है। यहाँ देश मछली पकड़ सकता है, खाद्य तेल निकाल सकता है, समुद्री संसाधन मतलब समुद्र के अंदर कुछ है, ऊपर कुछ है, वो सब कर सकता है, पर पानी उसका थोड़ी ना रहेगा। तो हम क्या याद रखेंगे अगली बार से जब EEZ आएगा? मछली आपकी होंगी, मतलब देश की होंगी इस एरिया का, पर पानी तो बहता ही रहेगा, वो तो सबका ही है, तो ये याद रखना है। तो ऐसे एरिया में इन्होंने मत्स्य पालन वगैरह का ये सब किया है। अब इसके संबंध में ये आर्टिकल है, मतलब करेंट। उसके बाद है अगला पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ और सब सैटर्न एक्सोप्लैनेट। अब पहला एक टर्म मिला हमें पारस, तो चलो नाम रख दिया, किसी भी एक दूरबीन है उसका टेलीस्कोप का नाम रख दिया पारस 2, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं है। तो माउंट आबू है, जो माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में, वहाँ पे टेलीस्कोप है, उसका नाम पारस 2 है। पर दूसरी एक टर्म मिली स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है? तो स्पेक्ट्रोग्राफ का मतलब होता है कि सोचो कि मान लो ये सन है या कोई भी ग्रह, मतलब वो ग्रह नहीं तारा हो सकता है, हम मान लेते हैं सन है। सन से प्रकाश आया या कहीं से भी कोई लाइट आई, लाइट के जरिए स्पेक्ट्रो है ना, तो स्पेक्ट्रम होता है लाइट का एक स्पेक्ट्रम, तो उसका स्पेक्ट्रम के जरिए हम ये पता लगा लें कि ये चीज़ किस चीज़ से बनी है, मतलब जो ग्रह है, जो क्या कह सकते हैं कि जो तारा है, ये किस चीज़ से बना है, हम किसके आधार पर लगा रहे हैं ये पता? स्पेक्ट्रम के आधार पर, मतलब रंग के आधार पर, प्रकाश के आधार पर। तो यही काम करता है स्पेक्ट्रोग्राफ। तो उसी ने एक्सोप्लैनेट वगैरह की खोज करी है, एक नए एक्सोप्लैनेट की, मतलब एक बाहरी एरिया है दूसरे ग्रह, मतलब मंडल का, तो उसमें तो नेपच्यून से बने। अब ये सब सैटर्न एक्सोप्लैनेट क्या होता है, क्योंकि नाम आ गया सैटर्न, तो सब सैटर्न का मतलब है कि शनि और नेपच्यून, शनि से बड़े नेपच्यून से छोटे एक्सोप्लैनेट इस श्रेणी में आते हैं। जब पूछे सब सैटर्न एक्सोप्लैनेट, तो सैटर्न मतलब शनि वाला, तो नेपच्यून, और नेपच्यून क्या होता है, जो अरोड़ और बरोड़ वाले पढ़ते हैं तो लास्ट में बरोड़ वाला, तो नेपच्यून से बड़े और शनि से छोटे जो प्लैनेट होते हैं वो एक्सोप्लैनेट में आ जाते हैं। अब जो एक्सोप्लैनेट होते हैं आमतौर पर किससे बनते हैं, क्योंकि ये बाह्य वाले होते हैं। ये कौन से होते हैं? बाह्य मंडल के होते हैं। ऐसे एक पृथ्वी के आंतरिक ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह मतलब सूर्य के आसपास वाले, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, या आंतरिक ग्रह, ये थोड़े ठोस होंगे। बल्कि उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरोड़ बरोड़ कैसे होते? गैसी होते हैं। तो जो एक्सोप्लैनेट होते हैं वो कैसे होते? गैसी होते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रोग्राम देख ही लिया है, और ये क्या करेगा कि अच्छे से खोज करेगा गुणों को, मतलब प्रकाश को देख के। अब एक है स्टारलिंक परियोजना। अब स्टारलिंक क्या होता है, ऐसे सोचो कि ये गांव है और गांव में टावर भी कहीं लगा नहीं है और नेट 5G 6G सब जी आ रहा है, तो इसका कैसे हो जाएगा? ये बिल्कुल हो सकता है। तो इसे इमेज को देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लो कि ये है पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर ऐसे सैटेलाइट का एक जाल बुन दिया गया है। अब जाल किसका है? यही स्टारलिंक का जाल है। स्टारलिंक इलॉन मस्क की एक कंपनी है, इलॉन मस्क
मस्क तो जानते ही हैं जिनका ट्विटर है, मतलब एक्स है। तो एलोन मस्क जो हैं टेस्ला वाले, इन्हीं का ये कंपनी है स्टारलिंक। इन्होंने क्या किया है कि लगभग जो लो अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब हो गया लगभग 180 या 200 भी मिल जाता है कहीं कहीं से, वहाँ से 2000 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई रहेगी वो लो अर्थ ऑर्बिट वाले, और लियो कहा जाता है उसे। इसमें उन्होंने हज़ारों की मात्रा में सैटेलाइट लॉन्च करके रखी हैं। अब ये सैटेलाइट नेट प्रदान करती हैं। अब वैसे नेट कैसे आता है, कहीं नेटवर्क लगाएंगे, टावर लगाएंगे, फिर उसके कुछ दूर तक वो नेटवर्क पकड़ेगा, फिर दूसरा टावर लगाएंगे, फिर वो कुछ दूर पकड़ेगा। अब इस वजह से क्या होता है, पहाड़ी एरिया हो, कहीं एरिया हो, नेटवर्क ही नहीं आते। पर इसमें तो चाहे पहाड़ पे ऊपर हो चाहे समुद्र के अंदर हो, ऊपर सैटेलाइट से आना है तो कहीं रुकेगा ही नहीं नेटवर्क। तो दुनिया के किसी कोने पे हो, अंटार्कटिका, आर्कटिका, कहीं भी नेट मिलेगा। तो भूटान इससे जुड़ गया, भारत अभी इससे नहीं जुड़ा है। मतलब भूटान में अब इससे क्या हो जाएगा कि नेट उपलब्ध होता रहेगा, क्योंकि भूटान में वैसे ही पहाड़ी टाइप का एरिया। तो लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पे इनके स्टारलिंक के जो ग्रह हैं, मतलब ये रखे हैं उपग्रह। लियो में अभी देख ही लिया है, दूर गांव कहीं पे भी हो सब जगह पे ये मिल जाएगा। उसके बाद है इसमें, और भारत में क्या है, अभी परियोजना को अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि भारत का अपना सिक्योरिटी कंसर्न है। तो ये अगला है ब्रह्मोस NG। अब सोचो कि ब्रह्मोस मिसाइल को तुम जानते ही, बहुत तेज ब्रह्मोस मिसाइल है, अच्छी है। तो अब ब्रह्मोस जो रसिया के साथ मिलकर बात करी थी, पर उससे आगे निकलते हैं। अगर सोचो कि इसी ब्रह्मोस मिसाइल को थोड़ा सा और तेज, थोड़ा सा हल्का, और क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा घातक करते हैं, तो ये मिसाइल ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी नहीं। वही है नेक्स्ट जनरेशन। थोड़ा इसे क्या करेंगे, हल्की करके तेज़ और घातक बना दिया जाएगा। तो ये नेक्स्ट अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड वाली जो उड़ान होगी 26 में होगी, और उत्पादन बनना स्टार्ट हो जाएगा 27-28 तक। तो ये देख लिया। ब्रह्मोस कैसी है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज का क्या मतलब हुआ, अब सुपरसोनिक का पहली बात क्या मतलब हुआ, सुपरसोनिक मतलब ध्वनि की गति से तेज हो जाएगी, और क्रूज मिसाइल का मतलब होता है जो ज़मीन के आसपास होके ही अटैक करती है। बैलिस्टिक होती है ऊपर जाके, फिर ग्रेविटी के कारण नीचे करके अटैक करेगी। तो ये इनमें अंतर होता है। तो इसकी नेक्स्ट जनरेशन की विशेषताएँ बता दी हैं। मैं क्या, ध्वनि की गति से 3.5 तक है। मारक क्षमता होती है लगभग 290 किलोमीटर, पर जब और अच्छी दक्ष जो बन जाएगी अगले साल तक, उसमें 450-500 किलोमीटर तक क्षमता हो जाएगी। तो यही चीज़ है, हमारा निर्यात बढ़ जाएगा और हमारे पास अच्छे हथियार हो जाएंगे। अब इसके संबंध में ये आर्टिकल है, मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। उसके बाद ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में कैसे याद रखना है कि ऐसे समझो दुनिया में, भारत में एक ऐसी जगह है जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, साथ में प्राकृतिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, साथ में पौराणिक महत्व भी है इसका। इन तीनों का मेल मिलता है मैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, कर्नाटक वाले एरिया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रह्मगिरी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व और बफर जोन। हुआ क्या है, कर्नाटक सरकार ने कह दिया है आदिवासियों से, मतलब आदिवासियों के लिए, कि वो बफर जोन में गांव बसा सकते हैं। अब देखो, एक होता है कोर एरिया। कोर एरिया का मतलब होता है नेशनल पार्क वाला एरिया, जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है, बिल्कुल कोई अनुमति नहीं होती, चाहे कोई भी हो। फिर वो एक होती है बफर एरिया। बफर एरिया में वैसे एजुकेशन हो, फोटोग्राफी हो, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ये सब का चीज़ बफर एरिया में हो जाती है, पर यहाँ पे बसने की अनुमति नहीं थी। फिर एक आता है संक्रमण क्षेत्र, बाहर का आउटर एरिया। इस संक्रमण क्षेत्र में बस सकते थे, पर अब सरकार ने, कर्नाटक ने कह दिया लोग यहाँ बसेंगे, तो इससे वही बात है, विरोध होगा, क्योंकि पर्यावरणविद ये कहेंगे इससे जैव विविधता खत्म हो जाएगी। तो बफर एरिया हमने देख लिया। ये भी पता चल गया ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटक वाले। यहीं पे एक फेमस जगह है ब्रह्मगिरी से जो निकली है, एक नदी निकली है, उसका नाम बताना है, तो कौन सी नदी है वो। उसके बाद है यहाँ पे पाए जाते हैं जो साउथ में ही 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। 16 घास का मैदान ऐसे ही पहाड़ है, दिख रहा है, ये पहाड़ के ऊपर वाले जो वन पाए जाएंगे ऊंचाई पे, उन्हें कहा जाता है 16 घास के मैदान। तो ये स्थानीय इनका नाम है 16। तो सदाबहार अर्धसदाबहार वन होते हैं। अब है लोक लेखा समिति। अब इसे सोचो कि अगर सरकार पैसा खर्च करे, लेकिन कोई ये ना देखे सरकार पैसा सही खर्च कर रही है, कहाँ खर्च कर रही है, तो क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बिल्कुल। तो यही काम करता है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति क्या करता है कि जो CAG होता है, CAG रिपोर्ट बनाता है, सरकार ने ये रुपए खर्च किए, कम किए, ज़्यादा किए, कहाँ किए गलत, उन गलत काम किए हैं, क्या किए, उनकी जांच करें। मतलब CAG ने कह दिया भाई सरकार ने यहाँ भ्रष्टाचार जैसा लग रहा है, या यहाँ चीज़ें, लोक लेखा समिति उसकी जांच करेगी। अब जांच करेगी, सरकार जांच करती तो लफड़ा इसमें हो ही सकता था, पर इसमें विपक्ष के नेता भी होते हैं, तो विपक्ष होगा तो अच्छे तरीके से जांच हो जाती है इसमें। तो यह काम करता है CAG। अब मतलब PAC। अब PAC लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी संस्थाओं में से है। तो 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 में सुधार आए थे, उसके तहत ही ये बना था।
गठन 300 लोकसभा के नियम के तहत इसका गठन होता है, 308 के तहत हर साल होता है, क्योंकि जितनी स्थायी समिति होती है हर साल होता है। सदस्य 22 सदस्य होंगे टोटल, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। पर जब अध्यक्ष की बात आएगी तो अध्यक्ष हमेशा कहाँ से होगा, लोकसभा ही से होगा, वो राज्यसभा से नहीं होगा। और अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा, तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा। तो ये हमने देखा, सीएजी की रिपोर्ट की जाँच करता है। अगला है मिशन अमृत सरोवर। कुछ नहीं करना, ये फोटो देख के बस याद कर लेना है। पहले ये स्थिति रहेगी, आफ्टर ये हो जाएगा। तो वही चीज़ है, बस सोचो गांव शहर कहीं पे तालाब है, तालाब का कायाकल्प कर देना है और जल संकट से निपटने में मदद मिल जाएगी, मतलब उसे सही कर देना है। यही है अमृत सरोवर। 2022 में स्टार्ट हुआ था। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण कर देना है और देश में ऐसा करना है। तो ये सारी चीज़ें इसके संबंध में MCQ है। तो ये हमने देखा आज 14 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।